नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो ये स्पेशल क्लास है आप सभी के लिए SGPGI लखनऊ स्टाफ नर्स की जितने भी मेरे साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए है। ठीक है, तो SGPGI का आप सभी को पता है 18 फ़ैब को एग्ज़ाम है। आज 9 फ़ैब हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज़ रह चुके हैं अभी एग्ज़ाम में। तो तैयारी कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसा कि बताया हुआ है, विच मेडिकल डायग्नोसिस कैन नर्स एक्सपेक्ट व्हेन कलेक्टिंग द हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम अ क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर एंट्रेक्टमी। एक क्लाइंट है जिसको एंट्रेक्टमी के लिए शेड्यूल किया गया है। अगर पेशेंट को एंट्रेक्टमी सर्जरी के लिए शेड्यूल किया गया है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो नर्स हेल्थ कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री के टाइम पे एक्सपेक्ट करेगी कि क्लाइंट को ये दिक्कत हो सकती है या होगी ही ज़रूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैटरैक्ट, ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिक अल्सर, ओटोस्क्लेरोसिस एंड ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। आपका राइट आंसर है गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से ही वहाँ पे अल्सर क्रिएट हो जाते हैं जिसमें हमें एंट्रम का जो पार्ट है उसे रिमूव करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एंट्रेक्टमी। नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, नर्स एक्सपेक्ट अ क्लाइंट टू हैव गैस्ट्रिक अल्सर व्हेन कलेक्ट द हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम द क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर एंट्रेक्टमी। नर्स को एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अगर पेशेंट का एंट्रेक्टमी शेड्यूल किया गया है तो पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन होगी, जिसको हम स्टमक अल्सर भी बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर को, जो कि कॉमन है लेसर कर्वेचर में, जिसको जो कि नियर द एंट्रम पार्ट ऑफ स्टमक में होता है, इसलिए ही एंट्रेक्टमी की जाती है। And enterectomy is the resection or surgical removal part of the stomach is known as antrum. The next question, composition of blood transfused to hemophilia patient. Hemophilia patients में जो blood transfusion का जो composition होता है वो क्या रहता है? प्लाज्मा, पैक सेल्स, क्रायोप्रेसिपिटेट, प्लेटलेट्स। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रायोप्रेसिपिटेट। बिकॉज हीमोफीलिया की कंडीशन में क्या होता है, देयर इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं उनकी इनसफिशियंसी होती है, लैक ऑफ होता है वो। ठीक है, और जो क्रायोप्रेसिपिटेट है वो प्रिपेयर्ड होता है फ्रॉम द प्लाज्मा। प्लाज्मा से प्रिपेयर्ड होता है क्रायोप्रेसिपिटेट, जो क्या कंटेन करता है, फिब्रिनोजन, वॉन विलेब्रांड फैक्टर, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 13 एंड फिब्रिनोनेक्टिन। ठीक है, फिब्रोनेक्टिन, ये सब कंटेन करता है क्रायोप्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक क्लाइंट। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक क्लाइंट में जो एक्सपेक्टेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन 4 ऑप्शन में से रहेगी वो आपको बताना है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। आपका रिटर्न ऑप्शन नंबर ए है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं बिकॉज पेशेंट जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक है। कहने का मतलब है जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो नॉर्मल से बिलो है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए सफिशिएंट प्लेटलेट ब्लड में प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेगी पेशेंट में, इन चारों में से जो राइट आंसर है आपका स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है। ठीक है, तो जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेशेंट्स होते हैं उनका क्या मैनेजमेंट होता है, उनको इंजरी से रिस्क ऑफ इंजरी होता है, जिसकी वजह से उनको प्रिवेंशन देते हैं इंजरी का, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को दूर रखते हैं और फॉल से भी प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient who has just had a thyroidectomy return to the unit in a stable condition, which of the following equipment is important for the nurse to have a readily available? पेशेंट का थायराइड सर्जरी में थायराइड रिमूवल हुआ है, जो कि पोस्ट ऑप यूनिट से रिटर्न हुआ है स्टेबल कंडीशन में। अब यहाँ पे बोला है कि उस पेशेंट के लिए जिसको थायराइडेक्टमी हुआ है उसके पास कौन सा इक्विपमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है, जो बेड साइड पर रहना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है ड्रेसिंग सेट, थेराकॉटमी ट्रे, ट्रकियोस्टमी सेट एंड आइस कॉलर। आपका राइट आंसर है ट्रकियोस्टमी सेट, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है थायरोइडेक्टमी वाले पेशेंट के लिए बेड साइड पे अवेलेबल होना, बिकॉज यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन है। थायरोइडेक्टमी एक सब्जेक्ट टू कॉम्प्लिकेशन है इन फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर द सर्जरी।
थायरॉइडेक्टमी के आफ्टर सर्जरी में जो 48 आवर्स हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑपरेटिव साइट में कॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज जो ऑपरेटिव साइट है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन, अब आप बोलेंगे तुरंत ही इन्फ्लेमेशन होते के साथ ही कैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, सडन स्वेलिंग की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। दैट्स वाई द नर्स should have the tracheostomy set and oxygen at bedside for first 48 hours after the thyroidectomy. Next question. The nurse Ramya is educating a patient regarding the diet management to the client, female client with hypoglycemia. Which of the following should be recommended to control the hypoglycemic episodes? पेशेंट फीमेल पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है जिसके बारे में नर्स रामिया एजुकेट कर रही है अबाउट द डाइट मैनेजमेंट। अब बोला है इनमें से कौन से चार ऑप्शन में से कौन सा राइट मैनेजमेंट है फॉर हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स को कंट्रोल करने के लिए। पहला है विटामिन बी एंड आयरन सप्लीमेंट, इंक्रीज द सैचुरेटेड फैट इनटेक, कंज्यूम द लो कार्बोहाइड्रेट फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट, ईट द शुगर कैंडी इफ लाइट हेडेडनेस अकर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट को कंज्यूम करना टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जिसे हम बोलते हैं CPP, इसका नॉर्मल रेंज क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 60 to 140 mm ऑफ Hg। आपका जो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPP कैन बी कैलकुलेट। अब CPP को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। MAP का मतलब है मीन आर्टरियल प्रेशर एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर माइनस मीन आर्टरियल प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है MAP माइनस ICP, बिकॉज मीन आर्टरियल प्रेशर से इंट्राक्रेनियल प्रेशर को माइनस करते हैं जिससे कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का नॉर्मल रेंज आ जाता है। राइट कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट चीफ कंप्लेंट फॉलोइंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म रप्चर। अब पेशेंट का सेरेब्रल एन्यूरिज्म रप्चर हो गया है तो उसका इमीडिएट चीफ कंप्लेंट क्या रहेगा? आपके पास ऑप्शन है फोटोफोबिया, एक्सप्लोजिव हेडेक, ऑटोरिया एंड एपिस्टैक्सिस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एक्सप्लोजिव हेडेक। अब एक्सप्लोजिव हेडेक से आप समझना एक्सप्लोजन जो होता है ना, जैसे कि बम फटता है, बम एक्सप्लोजिव होता है, तो उस टाइप का इतना फटता हुआ सर दर्द होगा जो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो वो सेरेब्रल एन्यूरिज्म रप्चर का इमीडिएट चीफ कंप्लेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी इनटेक कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज़ इंटरप्रेटेड एज नॉर्मल। अब बोला है अगर पेशेंट का कोल्ड कैलोरी टेस्ट हुआ है तो इन चार में से कौन सा राइट आंसर है जिसको ये इंटरप्रेटेड किया जाएगा कि ये नॉर्मल है? जैसे कि रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट अकर व्हेन द कोल्ड और वार्म वाटर इज प्लेस्ड इनटू द ईयर। सेकंड ऑप्शन है आपका आई मूवमेंट आर सिमिलर ऑन बोथ साइड्स व्हेन कोल्ड और वार्म वाटर इज प्लेस्ड इनटू द ईयर। And third is rapid side to side eye movement do not occur even after ice cold water is given, and option number D both A and B। आपका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है बोथ A and B, मतलब ऊपर के जो A और B दोनों ऑप्शन है वो दोनों ही राइट है, ठीक है, ये दोनों ही राइट है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट होगा व्हेन कोल्ड और वार्म वाटर जो है इनटू द ईयर में प्लेस करेंगे, ठीक है। अब बोला है आई मूवमेंट होगा सिमिलरली ऑन बोथ साइड्स व्हेन द कोल्ड और वार्म वाटर इज प्लेस्ड इनटू द ईयर, ठीक है। रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट भी होगा, ठीक है, दोनों साइड में अगर कोल्ड और वार्म वाटर ईयर में प्लेस करेंगे, तो ये आपका राइट आंसर है और यही कोल्ड कैलोरी टेस्ट का नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है। अब यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट जो है शुड अकर व्हेन कोल्ड और वार्म वाटर इज प्लेस इनटू द ईयर। जब वार्म और कोल्ड वाटर को हम ईयर में प्लेस करेंगे तो साइड टू साइड आई मूवमेंट रैपिडली होगी, और जो आई मूवमेंट है शुड बी सिमिलर ऑन बोथ साइड्स, और दोनों साइड में जब डालेंगे पानी वार्म एंड कोल्ड तो जो आई मूवमेंट है सिमिलर रहना चाहिए।
if the rapid and side to side eye movement do not occur even after ice cold water is given and there may be damage। अगर वहाँ पे कोई आई मूवमेंट साइड टू साइड नहीं हो रहा है, रैपिड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है नर्व ऑफ द इनर ईयर, बैलेंस, सेंसर ऑफ इनर ईयर एंड ब्रेन में से डैमेज है, जिसकी वजह से आपका साइड टू साइड रैपिड आई मूवमेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स जो है कौन सी कंडीशन में देखे जाते हैं? यूरेमिक सिंड्रोम, chronic renal failure, hepatic encephalopathy and all of these आपका राइट आंसर है all of these, बिकॉज इन तीनों ही कंडीशन में फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स देखे जाते हैं पेशेंट्स में कॉमनली। देख लेते हैं ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन। एस्टेरेक्सिस, जिसको हम बोलते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर्स या लीवर फ्लैप भी बोलते हैं, ये जो ट्रेमर होते हैं ये हाथ में होते हैं व्हेन द रिस्ट इज़ एक्सटेंडेड एंड समटाइम्स सेट टू रिजेंबल अ बर्ड फ्लैपिंग। अब बर्ड फ्लैपिंग की तरह भी लगता है कभी कभी, इट्स विंग्स, जैसे कि विंग्स फ्लैप करते हैं बर्ड्स के, उस टाइप का भी लगता है ये, जिसको हम एस्टेरेक्सिस भी बोलते हैं या फ्लैपिंग ट्रेमर बोलते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर और हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में क्या होता है, जो यूरेमिया होता है, ठीक है, यूरेमिया होता है जो कि मेजर कॉज होता है फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स के लिए, ठीक है, एंड इट कैन बी सीन इन एनी मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी, और इसको किसी भी मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी में देखा जा सकता है, जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर, सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, कॉमनली इन डीकम्पनसेटेड लीवर फेलियर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? वो है आपका ओस्ट्रोजेनिक सार्कोमा, एक मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करी गई है, चार ऑप्शन में से आपको देख के बताना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्कोमा। सार्कोमा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है, ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, सार्कोमा ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज नॉट सीन इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। SGPGI लखनऊ में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा होता है नॉट सीन, नॉट हैविंग, इस टाइप के ही आते हैं। अब बोला है चार ऑप्शन दिए गए हैं और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की कंडीशन है, और इनमें से कौन सा एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो नहीं देखा जाता है, बाकी के तीन देखे जाते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको दिया गया है हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपर यूरेसीमिया एंड हाइपर कैल्सीमिया। राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है हाइपर कैल्सीमिया, नहीं देखा जाता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की कंडीशन में। और बाकी जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं A, B, C, ये तीनों ही कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की कंडीशन में प्रेजेंट होता है पेशेंट में। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है एक कंडीशन होती है दैट अकर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ कैंसर सेल डाई विद इन अ शॉर्ट पीरियड। जब शॉर्ट पीरियड के अंडर में नंबर ऑफ कैंसर सेल डाई हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कैंसर सेल इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड एंड विच रिलीज देयर कंटेंट इनटू द ब्लड। अब वो डेड होंगी तो उसका जो कंटेंट है वो ब्लड में रिलीज होगा, ठीक है। अब ब्लड में जब रिलीज होगा तो जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है वो कैरेक्टराइज हो जाएगा बाय द हाइपरकैलेमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर यूरेसीमिया एंड एलिवेटेड ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, जिसे हम BUN बोलते हैं, एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक एजोटीमिया, ठीक है। तो ये थी आपका ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ओके, द नेक्स्ट, मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर मार्कर फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ मार्कर्स होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो करवाने पड़ते हैं पेशेंट को। अब ट्यूमर मार्कर जो स्पेसिफिक है फॉर द प्रोस्टेट कैंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो प्रोस्टेट कैंसर को स्पेसिफाई बताता है। अब यहाँ पे लिखा है जो PSA टेस्ट है एक ब्लड टेस्ट है जो कि यूज़ किया जाता है प्राइमरीली टू स्क्रीन फॉर प्रोस्टेट कैंसर, एंड PSA एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय बोथ कैंसरस एंड नॉन कैंसरस टिश्यू इन द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में नॉन कैंसरस और जो कैंसरस टिश्यूज़ है दोनों के थ्रू ये प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम बोलते हैं PSA। और जो PSA है ये टेस्ट होता है जो कि हाई लेवल ऑफ PSA को डिटेक्ट करता है, जिससे कि ये इंडिकेट होता है कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर प्रेजेंट्स है। हाउ एवर द कन्फर्मेटेड टेस्ट
टू डायग्नोज द प्रोस्टेट कैंसर इज बायोप्सी। बट प्रोस्टेट कैंसर को कंफर्म डायग्नोज करने के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए बायोप्सी करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोक साइन इज सीन इन। अब स्टोक साइन बोला गया है कि वो कौन सी कंडीशन में सीन होता है। आपको दिखा दूं, ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम में ये स्टोक साइन देखा जाता है। अब देख लेते हैं स्टोक साइन होता क्या है और सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम भी क्या होता है। सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, दिस इज हैपन व्हेन द सुपीरियर वेना कावा इज पार्शियली ब्लॉक्ड और कंप्रेस्ड। जब पार्शियली ब्लॉक्ड और कंप्रेस हो जाता है सुपीरियर वेना कावा, तो उस कंडीशन में सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम कॉज होता है। और कैंसर इज यूजुअली द मेन कॉज ऑफ सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। कैंसर एक ऐसी ग्रोथ है जो कि पार्शियली ब्लॉक कर देती है सुपीरियर वेना कावा को, जिसकी वजह से ये जो सिंड्रोम है कॉज हो जाता है। और इसका जो साइन सिम्टम है, एडिमा ऑफ द नेक विच इज़ कॉल्ड द कॉलर ऑफ स्टॉक्स। नेक में एडिमा हो जाता है जिसकी वजह से उसको कॉलर ऑफ स्टॉक भी बोला जाता है। लाइट हेडेक होता है, फेशियल स्वेलिंग होती है, माइग्रेन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, कफ और अपर लिम्ब एडिमा, जो कि कॉमनली देखा जाता है सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन मैरो इनग्राफ्टमेंट प्रोसेस। जो बोन मैरो इनग्राफ्टमेंट प्रोसेस होती है वो कितना वक्त लेती है, 2 to 5 वीक्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट इज बेस्ट फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फॉर अडल्ट। अडल्ट में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बेस्ट साइट है कौन सी। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इलिया क्रस्ट, आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा इलिया क्रस्ट, ये राइट आंसर है, जो कि एडल्ट के लिए बेस्ट होता है फॉर द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेम सेल विच इज टेकन फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विन। अगर आइडेंटिकल ट्विन से स्टेम सेल ली गई है तो उसको क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एलोजेनिक, ऑटोलोगस, सिंजेनिक एंड नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर है आपका सिंजेनिक। सिंजेनिक बोलते हैं जब आइडेंटिकल ट्विन से स्टेम सेल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन हेल्प टू रिड्यूस द कैल्शियम लेवल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला है इनमें से कौन सा इंटरवेंशन है जो हेल्प करेगा टू रिड्यूस द कैल्शियम लेवल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, कंजप्शन ऑफ फ्लूइड इंकरेज करेंगे तो फ्लूइड से क्या होगा, कैल्शियम एक्सक्रीट हो जाएगा बाई किडनी और नॉर्मल लेवल जो है कैल्शियम का मेंटेन रहेगा ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मल्टीपल माइलोमा। पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मल्टीपल माइलोमा से रिलेटेड जो करेक्ट आंसर है आपको वो बताना है। आप देख सकते हैं, पहला है इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव नंबर ऑफ एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल विच इन्वेड द बोन मैरो। अब बोला है कि जो मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन है इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सेसिव नंबर ऑफ एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स है वो बोन मैरो में इन्वेट करती है। दूसरे ऑप्शन में बोला है इट इज़ ड्यू टू डी माइलिनेशन ऑफ माइलिन शीट्स। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में बोला है इट इज़ ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, because it is due to excessive number of abnormal plasma cells which invade the bone marrow. Next question, which can be given in hemorrhagic stroke। अब पेशेंट को hemorrhagic stroke है तो कौन सा फ्लूइड देना बेस्ट है पेशेंट को इस टाइम पे। 4 ऑप्शन है, आइसोटोनिक फ्लूइड, कोलोइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड पैक्ड आरबीसीज। नेक्स्ट आपका राइट आंसर है आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को इन hemorrhagic stroke। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंपनसेटरी मैकेनिज्म। इनमें से बोला है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सिम्टम है जो कि कंसीडर नहीं किया जाता है टू बी कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद हाइपोवोलेमिया ड्यू टू हैमरेज। तो 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो कि हाइपोवोलेमिया पेशेंट को हुआ है और क्यों हुआ है, हैमरेज की वजह से। तो जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में वो हाइपरटेंशन नहीं है। टैकीकार्डिया, टैकीपनी और ओलिग्रिया एक ऐसा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जो कि हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में देखा जाता है, बट हाइपरटेंशन नहीं होता। बिकॉज इन हाइपोवोलेमिया क्या होता है, in hypovolemia, the activation of sympathetic nervous system increase the respiratory rate, pulse rate, and help to restore the BP to maintain the tissue perfusion and does not cause the hypertension. So, SNS stimulation यानी कि sympathetic nervous system stimulation also play the role in decreased glomerular filtration
and increase the reabsorption of water and sodium, which leads to oliguria. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है द रीज़न बिहाइंड द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आफ्टर द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है तो उसके बाद जो रीज़न क्या है कि उस पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन देखी जाती है। तो सीधा आपको बताऊं बिकॉज जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका जो ब्लड है ब्लड कंटेंट में एंटीकोगुलेंट दिया जाता है जो कि सोडियम सिट्रेट है, जो कि बॉडी में जाकर मेटाबोलाइज होकर सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में बढ़ेगा और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पैप। आपने सी पैप तो सुना ही होगा आईसीयू में, ठीक है, आईसीयू में या चेस्ट क्लिनिक में सुना होगा सी पैप। सी पैप तो बहुत सिमिलर वो है क्वेश्चन है हमारा। तो आपका राइट आंसर इसमें है कॉन्टिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। कॉन्टिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर को ही सी पैप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीप इन दी वेंटिलेटर। अब पीप की फुल फॉर्म क्या है जो कि वेंटिलेटर में होती है, वो क्या हेल्प करती है? प्रिवेंट कोलेप्स ऑफ एल्विलाई, prevent the oxygen toxicity, prevent the ventilator fighting and avoid the over ventilation। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पीप क्या करता है वेंटिलेटर में? ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजन को कितना अमाउंट में डिलीवर करना है वो ये कंट्रोल करता है ताकि पेशेंट में ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी ना देखी जाए। तो ये SGPGI लखनऊ स्टाफ नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए थे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो का एंड तक देखने के लिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा और ऐसे ही प्रिपेयर्ड रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, स्ट्रेस फ्री रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।